हेलो स्टूडेंट्स, एजुसेट पर टेलीकास्ट होने के लिए आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत आसान टॉपिक है ये हमारा। इससे पहले जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं उसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ही हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सपोज कर लीजिए बेटा S कोई सैंपल स्पेस है और E और F दो इवेंट्स हैं जो इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं E इंटरसेक्शन F को। हमने सेट्स के टॉपिक में देखा था E इंटरसेक्शन F का मतलब है E एंड F बोथ। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या है कि दोनों इवेंट्स को साइमल्टेनियसली अक्कर होना है, एक साथ साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस अक्रेंस आप कह सकते हो, साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ E एंड F। भाई E भी कोई इवेंट है, F भी कोई इवेंट है और दोनों एक ही सैंपल स्पेस से रिलेटेड हैं और दोनों अगर साथ साथ अक्कर हो रहे हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे E इंटरसेक्शन F की, उसके लिए हमें ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। इस E इंटरसेक्शन F को हम EF भी लिख सकते हैं, यानी कि E और F की प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कह लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ EF कह लो। इसके लिए मैं लास्ट एक्सरसाइज 13.1 से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने की थी उसको देखते हैं। हमने क्या किया था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E when F has occurred is equal to probability of E intersection F by probability of F, बशर्ते क्या कंडीशन थी कि F की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी, तो हम इसको लेफ्ट में ले जाते हैं, तो यही रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा कि F की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट F अक्कर हो चुका है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। हमने कुछ नहीं किया, हम इसको इधर ले गए तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ जाती है। ठीक है, इसको मैं E इंटरसेक्शन F की जगह EF भी लिख सकती हूँ और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ। तो ध्यान दें कि EF, भाई मैंने क्या किया, E इंटरसेक्शन F की जगह EF लगा दिया। EF की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? F की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय E की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट F अक्कर हो चुका है। तो दिस इज फर्स्ट रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल देते हैं क्योंकि इसमें E और F की मल्टीप्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा रही है। लेकिन इसी रिजल्ट को हम एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने E बाय F के साथ साथ, ध्यान करें, E बाय F के साथ साथ F बाय E भी देखा था। F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब E इवेंट अक्कर हो चुका है तो वो क्या थी हमारी? E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय ये वाला इवेंट, यानी कि E की प्रोबेबिलिटी। कंडीशन वही थी कि E की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइंग E की प्रोबेबिलिटी इनटू F की प्रोबेबिलिटी जब E इवेंट अक्कर हो चुका है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E। F इंटरसेक्शन E को मैं फिर से EF या FE लिख सकती, E इंटरसेक्शन F, इसको मैं लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ EF और ये हो जाएगा E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय F की प्रोबेबिलिटी जब E इवेंट अक्कर हो चुका है। अब ये ब्लू बॉक्स में ये जो दोनों स्टार्ड रिजल्ट है बोथ आर नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या है कि अगर एक ही सैंपल स्पेस पर दो इवेंट्स की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, दोनों की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो आपने क्या करना है कि देखो E इंटू F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या यहां से देखें तो E की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पहले और फिर F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जब E इवेंट हो चुका है। यहाँ पर भी F की प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। इसे आप इस तरह से ले सकते हो कि अगर E1 और E2 दो इवेंट्स हैं तो ये क्या बनेगा, पहले एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी एज इट इज और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब पहला इवेंट अकर हो चुका है, या इसी को आप ले सकते हो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी एज इट इज साथ में पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट अकर हो चुका है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मैं एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इसका जनरलाइजेशन और आपको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से तीन इवेंट हैं EFG तो भी हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे भाई, E की प्रोबेबिलिटी एज इट इज, फिर F की प्रोबेबिलिटी जब E इवेंट हो चुका है और फिर G की प्रोबेबिलिटी जब ये दोनों के दोनों इवेंट अकर हो चुके हैं। और इन जनरल अगर मेरे पास E1, E2, E3, En प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या होगी, E1 की प्रोबेबिलिटी इनटू E2 की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है इनटू E3 की प्रोबेबिलिटी जब E1 और E2 दोनों हो चुके हैं एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस En की प्रोबेबिलिटी जब E1, E2, En-1 सारे इवेंट्स अकर हो चुके हैं। तो दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और वैसे ये हमारा, आप इसको भी समझ सकते हो या इससे भी। अब मैं इसी रिजल्ट को आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बताती हूँ। अब ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 8 NCERT, एन अर्न मीन्स एक थैला, कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। एक थैले में 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं भाई, ठीक है, 15 बॉल हैं। 2 balls are drawn from urn one after the other without replacement। इस बात पे आपने ध्यान देना है कि एक के बाद एक बॉल निकाली, पहली बॉल निकाली उसको वापस नहीं रखा, उसको अलग रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली। तो अब पहली बॉल निकाली 15 में से तो अंदर कितनी रह गई, 14 रह गई ना। तो सेकंड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर फर्स्ट बॉल के निकलने का इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर, कंडीशन लग गई है तो वहां पर इस वजह से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो आप लिखें भाई टोटल बॉल्स कितनी हैं भाई, हम लिख देते हैं 15 यानी कि 10 ब्लैक, सारा यहीं पर क्लियर कर देते हैं, और 5 वाइट। ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है कि 2 बॉल निकाली है, दोनों ब्लैक है। अब उन दोनों इवेंट्स को पहले आपने नाम देना है, नाम आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर E और F कंफर्टेबल लगता है आप E और F लिखें, E1 E2 कंफर्टेबल लगता है E1 E2 लिखें। ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं तो B1 B2 कंफर्टेबल लगता है तो आप B1 B2 लिखें। इवेंट के नाम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट B1 बी द इवेंट दैट first ball is black। इससे पहले यहाँ लिख लीजिएगा 2 balls are drawn आउट। ठीक है भाई, 2 बॉल्स बाहर निकाली गई हैं। तो B1 इवेंट है कि पहली बॉल ब्लैक है, और B2 बी द इवेंट दैट द सेकंड बॉल इज ब्लैक। प्रोबेबिलिटी में ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके मार्क्स होते हैं, आपने एक्सप्लेन करके फिर सॉल्व करना है। तो अब B1 की प्रोबेबिलिटी, B1 का मतलब भाई फर्स्ट बॉल ब्लैक है। अब टोटल बॉल 15 है, ब्लैक कितनी है 10 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ B1 यानी ब्लैक बॉल्स कितनी है बाय नंबर ऑफ S यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये हो गई हमारी फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड बॉल भी ब्लैक है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये बात आप अब यहां लिखेंगे, बिकॉज बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। जो पहली बॉल हमने निकाली है उसको हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो सेकंड ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट ब्लैक बॉल पर डिपेंड कर रही है, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
जाएगी। क्लियर? बात वही है भाई, वो सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी है B2 है, लेकिन उस पर B1 का इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब भाई 15 बॉल थी, एक बाहर निकल चुकी है, उसको हमने रखा नहीं, तो टोटल कितनी रह गई 14। 10 ब्लैक थी, एक निकल चुकी है, रह कितनी गई 9, तो ये हो गई 9/14। ये दोनों हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हैं। एक्चुअल क्वेश्चन है बोथ बॉल्स आर ब्लैक। नाउ अब हम क्या निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट भी ब्लैक है और सेकंड भी ब्लैक है। अब यहाँ लगेगी आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो जाएगा B1 की प्रोबेबिलिटी इनटू B2 की प्रोबेबिलिटी व्हेन B1 हैज अक्कर्ड। फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट अक्कर हो चुका है, और ये दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। तो B1 की प्रोबेबिलिटी 2/3, B2 की प्रोबेबिलिटी 9/14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 3 जा 9, 2 7 जा 14 और 3/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से फाइंड की है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर भी ही बेस्ड है, लेकिन उसमें 3 इवेंट हमारे अक्कर हो रहे हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बात पे आपने फोकस करना, जहां विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards। 52 ताश के पत्तों में से 3 कार्ड निकाले गए हैं, एक के बाद एक। पहले पत्ते को निकालकर दूसरा पत्ता वापस नहीं रखा गया है। What is the probability that first 2 cards are kings and the third card is an ace? तीसरा पत्ता एक इक्का है और पहले 2 पत्ते हमारे क्या हैं? किंग्स हैं। तो नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए? 52। असल में हमें क्या निकालना है उसका हिसाब हम पहले ही लगा के चलते हैं कि पहला कार्ड किंग है, दूसरा किंग है और तीसरा एस है, यानी इक्का है। मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बता दिया है कि इवेंट्स को आप कोई भी नाम दे सकते हो। यू आर फ्री टू चूज द नेम ऑफ द इवेंट। EF G लें, E1 E2 E3 लें, या जो इवेंट अक्कर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग भी आप उसको नाम दे सकते हो। तो K1 K2 और S, तो इसका मतलब क्या होगा? बाय दिस लॉ, और मैंने जनरलाइजेशन भी बता दी थी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो ये हो जाएगा K1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी, और K2 की प्रोबेबिलिटी जब K1 हो चुका है, और भाई फिर S की प्रोबेबिलिटी जब K1 और K2 दोनों अक्कर हो चुके हैं। तो एक्चुअल में अब हमें इन 3 प्रोबेबिलिटीज पर फोकस करना है एंड वी आर डन। तो आपने यहाँ लिखना जरूर है, मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ। लेट K1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, दैट फर्स्ट कार्ड इज अ किंग। लेट K2 बी द इवेंट दैट सेकंड कार्ड इज ए किंग, एंड A बी द इवेंट दैट थर्ड कार्ड इज एन एस, यानी ए का कार्ड है, वो हमारा इक्के का कार्ड है। ये बात भी आप लिख देना कि रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बता दिया है, तो बाकी आप अपने आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। मेन जो है आपको डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। नो रिप्लेसमेंट, तो K1 यानी जब हम पहला पत्ता किंग का निकालेंगे तो हमारे पास 52 पत्ते हैं, 4 किंग होते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ K1 बाय नंबर ऑफ S। 4 पत्ते किंग के और 52 पत्ते कुल है हमारे पास, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। सेकंड इवेंट हमारा हो जाता है K2, सेकंड किंग निकालना है। सेकंड किंग की प्रोबेबिलिटी जबकि फर्स्ट किंग निकालकर हमने वापस नहीं रखा, नो रिप्लेसमेंट, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपने इस तरह से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। किंग्स 4 थे जिसमें से एक किंग आपका पहले जा चुका है, अब आपके पास कितने किंग्स रह जाते हैं? 3 कार्ड्स कितने रह जाते हैं? 51, तो 3/51, 17 51 होता है, तो ये हो जाएगा 1/17। एंड द लास्ट
एस का कार्ड निकालना है। कब? जब हम 2 किंग्स पहले ही निकाल चुके हैं। ये जस्ट लिखना है और कुछ नहीं। अब आपने इक्का निकालना है। कितने एसेस होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है भाई। और टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं? 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो ये हो गया 4/50, 2 2 जा 4, 2 2 जा ये 25, 2/25 आ gaya। देन बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये बात आप यहाँ लिखना, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब आप वो जो मैंने वहाँ लिखा है वो आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 K2A इज इक्वल टू, वही रिजल्ट है तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख रही हूँ। K1 की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी? 1/13। K2/K1 कितनी हो जाएगी? 1/17। और ये कितनी हो जाएगी? 2/25। भाई देखो असल में तो कुछ नहीं है ये, इस क्वेश्चन में जैसा आप करते जा रहे हो वैसा आप लिखते जा रहे हो। तीनों की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, ठीक है ना। किंग किंग एस, किंग की प्रोबेबिलिटी लिख दी 4/52, 4/52। फिर सेकंड किंग की लिख दी। बस यहाँ थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है कि भाई एक किंग हम निकाल चुके, तो अब मेरे पास पत्ते कम हैं, किंग भी 3 हैं और पत्ते भी 51 है, तो 3/51 यानी कि 1/17, 1/17। और फिर एस की, यानी तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस 1 2 3। भाई इसकी भी प्रोबेबिलिटी, फिर इसकी भी और फिर इसकी भी, थोड़ा इसका लिखने का तरीका में फ़र्क आ गया है। तो एस कितने हैं? 4। कार्ड्स कितने हैं? 50। 4/50 को शॉर्ट में किया 2/25। ये जितना कैलकुलेट हो उतना कर दीजिएगा। तो अब ये नहीं हो रहा है तो मैं इसकी प्रोडक्ट अब आपको बुक में से देखकर ही बता रही हूँ, आप अपने आप इसकी प्रोडक्ट कर लीजिएगा। ये आ रहा है 5 5 2 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 9 का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाम से ही पता लग रहा है ऐसे इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं कर रहे हैं। एक इवेंट की अकरेंस का असर अगर दूसरे इवेंट पर नहीं पड़ता है तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल राइट किया है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, या मैं कह दूं कि E इंटू F की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F की, ठीक है भाई। अभी तक हमने क्या देखा था कि EF की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या थी? E की प्रोबेबिलिटी विद F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब E अक्कर हो चुका है। अब ऐसा नहीं है, जस्ट E की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी को सिंपली मल्टीप्लाई करने से अगर EF की यानी E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, देन वी से दैट E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हम वहां से कंपेयर करें टेक्निकली तो ये जो चीज है वो इसके बराबर हो गई है, यानी कि F/E की जो प्रोबेबिलिटी है वो F की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई है, बशर्ते कि E की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो। या यहां से बात करूं तो E/F की जो प्रोबेबिलिटी है वो E की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई है, विद रिस्ट्रिक्शन की F की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। उसमें आपको क्या दिया गया होता है कि शो दैट वेदर दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नोट। तो आपने कुछ भी नहीं करना होता, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरे इवेंट को F लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाती है, देन वी से दैट दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं भी सीधा आपको एग्जाम्पल नंबर 10 ही करा रही हूँ। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई, सिंगल डाई को हमने थ्रो किया। इफ E इज द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, इसने क्लियर कर दिया। E इवेंट है जिसमें हम डाई को थ्रो करने के बाद 3 के मल्टीपल लेते हैं। F बी द इवेंट नंबर अपियरिंग इज इवन, तो हमें एक इवन नंबर मिल रहा है। देन फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो हमें बताना है कि E एंड F इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, बिल्कुल कोई भी उसमें मैं कहूँगी कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल
आसान तरीके से। तो जो जो आप करते जा रहे हो वो लिखते जाओ। डाई इज थ्रोन, तो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ठीक है भाई, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, वी ऑल नो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब भाई नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेकंड इवेंट भी सिंपली बुक में हमें दे रखा है, ई क्या इवेंट है, द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ई को एज ए सेट लिख दो। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं भाई, 3 × 6, साथ में नंबर ऑफ ई भी लिख दो, कितना आ गया, 2 आ गया। साथ में आप ई की प्रोबेबिलिटी भी लिख दो, क्या होगी, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, ये हमने अपना 11th क्लास में किया है। ई में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं। एस में कितने एलिमेंट्स है, 6, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, ये आ गई ई की प्रोबेबिलिटी। अब आप एफ पर फोकस कीजिए। एफ क्या है, एफ बी द इवेंट नंबर अपियरिंग इज इवन, द नंबर इज इवन, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो जो आपका एफ सेट बनेगा इवन 2 4 6, तो भाई 2 4 6, तो यहाँ से एफ में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ से जो आपकी f की प्रोबेबिलिटी बनती है बाय फॉर्मूला नंबर ऑफ f बाय नंबर ऑफ s, 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 हैं, 3/6 यानी कि 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ई की प्रोबेबिलिटी आ गई, एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या करना है, दोनों की साइमल्टेनियस अक्रेंस यानी कि दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। तो दोनों की इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ये ई है, ये एफ है, दोनों सेट की फॉर्म में है तो आप इंटरसेक्शन बहुत आसानी से ले सकते हो। अगर सेट की फॉर्म में नहीं है तो 3 का मल्टीपल जो इवन हो तो 6 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम आगे करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो भाई ध्यान देना है, ये ई सेट है, ये एफ सेट है, दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, 6 कॉमन है, तो हमारा एलिमेंट आ जाएगा केवल 6। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 हो गया, तो भाई ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 हो गई। ये आ गया रिजल्ट नंबर 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ आया होगा। ये सब अपना 11th लेवल का क्वेश्चन है कि हमने सैंपल स्पेस लिया, फर्स्ट इवेंट लिया, उसका सेट बनाया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की, सेकंड इवेंट का सेट बनाया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और फिर दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब जस्ट एक काम रह जाता है चेक करने के लिए कि क्या इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रही है। तो आ रही है, देखो ध्यान से, 1/3 1/2 की प्रोडक्ट कितनी होगी, 1/6। तो क्यों ना हम यहीं पर लिख दें, हम इसको लिख देते विच इज इक्वल टू 1/3 × 1/2। 1/3 क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी, 1/2 क्या है, एफ की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही मैंने आपको बताया है कि अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों एक दूसरे पर कोई असर नहीं डाल रहे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इजी है, और एग्जाम में इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने स्किप कर दिया है, आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 12 थोड़ा डिफरेंट है बस, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में पूरी नहीं लिख रही हूँ ताकि मैं साथ के साथ इसको सॉल्व कर सकूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं। कंसीडर द इवेंट्स, हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जो हमने कंसीडर करने हैं। तो पहले तो मैं आपको सीधा हम सॉल्यूशन पर चलते हैं और साथ साथ में बताती जाती हूँ कि कैसे आपने करना है। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस में अच्छा तरीका तो क्या होता है कि देखो 2 कॉइन का आप लिख लीजिए, H H H T T H और T T, 2 कॉइन का लिखा। इसके बाद 3 कॉइन पे हमने जाना है। तो बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि इन चारों के साथ पहले H लगा दो और फिर इन्हीं चारों के साथ एक बार T लगा दो, तो 3 कॉइन्स का कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो मैं अब यही करने जा रही हूँ, इन चारों के साथ H H H ध्यान देंगे, और भाई H T H देन T H H देन T T H, ये हो गए 4 इवेंट्स।
आफ्टर दैट इन सब के पीछे मैं टी लगा दूंगी तो कहीं कोई गलती नहीं होती है, नहीं तो बच्चों का आधा टाइम इसी में चला जाता है कि सैंपल स्पेस कैसे बनाएं। एच टी 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 एच टी और बेटा जी टी टी टी, तो हमारे पास एस में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं? 8। क्लियर? इज इट ओके और नॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? कंसीडर द इवेंट्स। अब हमें इवेंट्स दिए गए हैं तो मैं वो इवेंट्स लेती जा रही हूँ और साथ साथ उन्हें सॉल्व करते जा रही हूँ। ई इज द इवेंट दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो 3 हेड आए या 3 टेल आए, तो सीधा ई क्या बन जाएगा? ध्यान दें, एच 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 और भाई टी टी टी। ठीक है, यहीं से क्यों ना हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लें। तो नंबर ऑफ ई, यानी ई में कितने एलिमेंट्स है? ई का कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3। और यहीं से बेटा जी मैं कर देती हूँ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। क्लियर? समझ आ रहा है? आगे हम चलते हैं। सेकेंड इवेंट इन्होंने कहा है एफ, एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट माने कम से कम 2 हेड जरूर हों। 2 से ज़्यादा चाहे कितने हों, तो 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो हम देखते हैं अब यहाँ से कम 2 हेड ये रहे, एच टी एच टी एच एच और भाई एच एच टी। पहले मैं 2 वाले ले रही हूँ, ध्यान देना, और फिर मैं 3 वाला ले रही हूँ, एच एच एच। कितने एलिमेंट्स हो गए भाई? एफ में हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए, तो एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई? 4/8 आ गई। 1/2 भी आप इसको कह सकते हो। नाउ 1 मोर इवेंट इज गिवन। एक और इवेंट हमें दिया गया है, दैट इज जी, एट मोस्ट 2 हेड्स। एक हमें दिया गया है जी जो कहता है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, कम से कम चाहे एक भी हेड ना हो, 0 हो। तो सबसे पहले हम 0 हेड लेके चलते हैं। तो 0 हेड तो हो गया भाई टी टी टी। फिर 1 हेड लेते हैं, इसको छोड़ के ना, एटमोस्ट 2 है ना, इसको छोड़ के ये सब आएंगे भाई, इसको छोड़ के ये सब आ जाएंगे, टी 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 एच टी। और अब इधर से मैं उल्टा ही चल रही हूँ तो उल्टा ही चलते हैं, एच टी टी और भाई एच एच टी और टी टी एच, देन टी एच एच एंड देन एच टी एच। आप इसमें देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, कम से कम 0 है, 7 एलिमेंट हैं। तो अब मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखने जा रही हूँ जो कि आ जाती है 7/8। क्लियर है? यहाँ तक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं। आपको ई इवेंट दिया था, मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, ये रही। एफ दिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। जी दिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऑफ द पेयर्स ई एफ ई जी एफ जी, पेयर्स नोट कर देती हूँ मैं, इधर करती हूँ ई एफ। ठीक है भाई, लेट मी चेक। ई एफ ई जी, ई एफ देन ई जी एंड देन एफ जी। 3 पेयर इसने हमसे पूछा है, विच आर इंडिपेंडेंट एंड विच आर डिपेंडेंट। ये 3 पेयर हमें दिए गए हैं कि ई और एफ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ई और जी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, एफ और जी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रब करती हूँ। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यहाँ साइड में देखो मैंने लिख रखा है, पहले ही आपको लिख दिया है कि 2 इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो हम पहले ई और एफ को लेके चलते हैं। ये ई की प्रोबेबिलिटी है, ये एफ की। अब मैं बात करती हूँ ई इंटरसेक्शन एफ की। देखो भाई, ये ई सेट है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये ई सेट है, ये बेटा जी एफ सेट है। दोनों की अगर इंटरसेक्शन करूं तो क्या आ रहा है? एच 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 मैच कर रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा एच एच एच। और यहाँ से जो ई इंटरसेक्शन एफ कह लो या ई एफ कह लो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/8। क्लियर है? अब हम ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। भाई ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। ई की है 3/8, एफ की है 4/8। 3/8 इंटू 4/8, 1/2, ये आ गया 3/16। ध्यान देना मेरी बात पर। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/8, ई इंटू एफ की अलग अलग प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट है 3/16। आर दीज इक्वल? क्या ये इक्वल हैं?
ये 2 एलिमेंट्स थे और मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं। ये ज़रा ध्यान करना, भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो ये 2 और ये 2/8 4/, अब देखो ज़रा ध्यान से, 2/8 4/2 1 जा 2 4 जा 8 और ये आ गया बेटा जी 1/8। यहाँ गलती हो रही थी, मिस्टेक हो रही थी, जिसको हमने भी रेक्टिफाई कर दिया है। तो ये हमारा आ जाता है 1/8। इट मीन्स EF की जो प्रोबेबिलिटी थी वो E की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय F की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गई। एंड बाय दिस रिजल्ट E एंड F आर कैसे इवेंट हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ध्यान दो भाई, देख लो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं E और G की। जल्दी से इसी में समझाना चाहूँगी। E ये है, G ये है। जब मैं दोनों की इंटरसेक्शन करती हूँ तो T T T ये मैच करता है, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन G की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, E में और G में केवल एक एलिमेंट मैच करता है जो कि है 1/8। E की प्रोबेबिलिटी को जब मैं G की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करती हूँ, E की प्रोबेबिलिटी है 2/8, ठीक है भाई। और भाई G की प्रोबेबिलिटी है 7/8, 7/8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 7/32। ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, तो E एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये कैसे इवेंट हैं? दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। और सिमिलरली जब आप F और G को क्रॉस चेक करेंगे तो वो भी आपके डिपेंडेंट इवेंट्स ही आएंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सारे लगभग कवर कर लिए हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उन रिजल्ट्स को मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता रही हूँ क्योंकि वो 1 मार्क में आपके आ जाते हैं। तो एक पहला रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं, इफ़ E एंड F आर इंडिपेंडेंट। देखो E और F इंडिपेंडेंट है तो रिजल्ट आपके सामने वहाँ लिखा हुआ है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि E और F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, यानी F कॉम्प्लीमेंट। E कॉम्प्लीमेंट और F भी इंडिपेंडेंट होगा और E कॉम्प्लीमेंट और F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। व्हाट डज इट मीन कि देखो इसका तो साफ मतलब मैंने बता दिया कि अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो ये क्या होगा? E की प्रोबेबिलिटी इंटू F की प्रोबेबिलिटी। लेकिन E के साथ F कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट अगर ये है तो, अगर ऐसा है तो ध्यान देना, दिस फॉलोज दिस रिजल्ट, इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, इसकी वजह से। तो E F डैश का मतलब हो जाएगा कि E की प्रोबेबिलिटी इंटू F डैश, यानी ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड एट लास्ट E डैश F डैश भी क्या हो जाएगा? E डैश की प्रोबेबिलिटी इंटू F डैश की प्रोबेबिलिटी। एक तो ये रिजल्ट है। एक रिजल्ट और है आपका जो लास्ट एग्जांपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, ध्यान देना, 1 ऑफ A एंड B। किसी सैंपल स्पेस पर A और B कोई 2 इवेंट हैं और दोनों में से कम कोई एक अक्कर होना चाहिए, तो जो सेट की भाषा में हमारा कहलाता है A यूनियन B। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक रिजल्ट है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश, यानी कि A के अक्रेंस ना होने की प्रोबेबिलिटी। भाई दोनों में से एक अक्कर होगा या दोनों में से कोई भी अक्कर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। तो इस रिजल्ट को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने में। एंड आई थिंक अब तक जो मैंने कराया है उसकी हेल्प से 13.2 को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।